जैसा कि मैंने अपने दर्शकों से वादा किया था कि मैं बहुत जल्द युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम जी से आप लोगों को मिलवाऊंगा, तो हमारे साथ युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुपम जी हैं और बिना समय गवाए हम लोग इनसे बातचीत शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा खुद के बारे में बता दीजिए सर। अब खुद के बारे में खुद से बताना तो फिर भी शॉर्ट सर। आमतौर पे लोगों को बड़ा आनंद आता है अपने बारे में बताने में। हमको बहुत ज़्यादा आनंद तो नहीं आता है। बस मेरा नाम अनुपम है और मेरा काम ही मेरा परिचय है। मेरा जो जीवन जीने का तरीका है, विचार है, वही मेरा परिचय है। ये 2 लाइन में हम कुछ अपने बारे में कह दें वो थोड़ा हम असहज होते हैं। बस अनुपम काफ़ी है। फिर सर, यहाँ कोसी में काम कर रहे हैं और आप कोसी के आदमी हैं, तो सर कहाँ घर है? मेरा घर सुपौल जिले के सुखपुर गांव में है और मेरे पिताजी रेलवे से सेवानिवृत्त हुए हैं, रेल कर्मचारी थे और मेरी पढ़ाई जो है वो इंजीनियरिंग में हुई है। मैंने बीटेक किया एक बहुत ही अच्छे संस्थान से इलाहाबाद में और फिर मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ एक देश दुनिया में जाने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी में। हम जिस साल ग्रेजुएट हुए उस साल जितने भी विभाग थे उसमें हमको सबसे अच्छा पैकेज मिला। हम खुशकिस्मत रहे और फिर हम ज्वाइन किए। 4 साल फिर हमने नौकरी की। नौकरी इसलिए किया हम क्योंकि हमको जो एजुकेशन लोन था वो खुद से चुकाना था। लेकिन कॉलेज के दौरान ही ये स्पष्ट हो गया था कि हमको जीवन में क्या करना है, कैसे जीना है अपना जीवन, और हम अपने बिल्कुल अपने सिद्धांतों के आधार पे, अपने असूलों पर अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। जैसा हमको लगा हमेशा से जीना चाहिए, जीवन जीने का जो अर्थ होना चाहिए उसको हम पूरी तरह से अपना रहे हैं। 4 साल एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही वेल पेड जॉब के बाद हम उस नौकरी को छोड़ दिए और तब से लगातार सार्वजनिक जीवन में और मेरे परिवार का, मेरी माँ का हमको बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट रहा है, साथ रहा है, आशीर्वाद रहा है। और देश भर में, देश के कई राज्यों में आज हमारा संगठन है। पूरी एक बड़ी टीम तैयार की है। हज़ारों लाखों यूथ जुड़े हुए हैं हमारे काम से। हर राज्य में पूरी लीडरशिप डेवलप हुई है। एक सिर्फ संगठन और सिर्फ सामाजिक राजनीतिक काम नहीं, बिल्कुल विचार निर्माण का काम, चरित्र निर्माण का काम हम एक बड़े व्यापक स्तर पर कर रहे हैं अपने साथियों के माध्यम से। तो जो समाज को दिया जा सकता है, हम जैसे परिवेश से आते हैं, एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से, हम जैसे लोग इस तरह का सपना भी नहीं देखते हैं आमतौर पे, हम उसको लागू कर चुके हैं, हम उस जीवन को जी रहे हैं और हमको बहुत संतुष्टि है इस बात की कि हम बिना छल कपट और समझौते के अपने विचारों पे अडिग होकर पूरी मजबूती से सबके साथ से एक सार्थक जीवन जी रहे हैं। सर, युवा हल्ला बोल की शुरुआत कहाँ से हुई? युवा हल्ला बोल दरअसल एक आंदोलन से जन्मा था। आमतौर पर कोई संगठन हो या कोई मुहिम हो, उसकी शुरुआत किसी मीटिंग रूम से होती है, लेकिन युवा हल्ला बोल का जन्म ही सड़क से हुआ और कर्मचारी चयन आयोग में गड़बड़ियों को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था 2018 की शुरुआत में। उस आंदोलन को हम ही गाइड कर रहे थे, हमारे साथी उसको लीड कर रहे थे और उस आंदोलन में 18-19 दिन तक हज़ारों की संख्या में जो यूथ हैं, जो एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, वो दिल्ली में बैठे रहे सड़क पे दिन रात और उनको देखा देखी पटना में, इलाहाबाद में, जयपुर में, भोपाल में, चंडीगढ़ में, देश के कई शहरों में उस आंदोलन जो हम दिल्ली में कर रहे थे उसको फॉलो करके सब लोग आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे। और फिर 19वें दिन हमने ये कॉल दिया था कि अब सब लोग अपनी अपनी जगह से उठ जाएँ और फिर दिल्ली में इकट्ठा हों और हम संसद का घेराव करेंगे। तो जो संसद का घेराव हमने किया था उस कार्यक्रम का नाम था युवा हल्ला बोल। वो असल में एक दिन की बड़ी रैली का नाम था। हमने नहीं सोचा था कि ये नाम आगे इस तरह से चल पड़ेगा और उस बड़े रैली के बाद उसमें बहुत सफलता मिली। बहुत सारी डिमांड्स थी हमारी जो सरकार को माननी पड़ी। बहुत सुधार हुए युवाओं के रोज़गार के लिए, नौकरी के लिए, भर्ती परीक्षाओं में बहुत सारा सकारात्मक काम हुआ उस आंदोलन के जरिए। बड़े भ्रष्टाचारियों को, माफियाओं को सज़ा मिली और उसके बाद इस तरह से दायरा बढ़ता चला गया हमारा। फिर यूपीएससी, रेलवे, शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, फिर प्राइवेट सेक्टर में
जब गड़बड़ी होने लगी, कहीं पे भी मारुति सुजुकी में गड़बड़ी हुई, जब मोजर बेयर बड़े पैमाने पर लोगों को निकाल रही थी नौकरी से, जब डेल या एचपी में कुछ गड़बड़ी हुई थी उत्तराखंड में, वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा था, तो हर ऐसी जगह पे हम मजबूती से अन्याय के खिलाफ बोलते रहे। और जहाँ जहाँ शामिल हुए वहाँ वहाँ हमको लगता है कि हमने काफ़ी सकारात्मक ढंग से सरकार पे, सिस्टम पे दबाव बनाया। और आज ये स्थिति है कि वो दायरा बढ़ते बढ़ते अब हम पढ़ाई, कमाई, दवाई के जितने भी मुद्दे हैं, समाज के जितने भी असल मुद्दे हैं, उन पर काम करते हैं। जाति, धर्म, पार्टी से कोई मतलब नहीं रहता है, और सही काम जिसकी ज़रूरत है वो काम एक बड़ी टीम देश के कई राज्यों में कर रही है। तो ये युवा लगभग। सर, जब आप जॉब छोड़ के आंदोलन से जुड़े तो फिर घर वालों को कैसे समझाया, मम्मी को, पापा को, इनको कैसे मनाया कि हम आंदोलन देखिए, हमको से- बहुत ज़्यादा मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक हम कुछ बहुत बेसिक प्रिंसिपल बना के जीवन जीते हैं। हम बहुत ज़्यादा, एक तो दुनिया जहान समाज की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन हम ये ध्यान हमेशा रखें कि हम अपने जीवन में कभी भी कोई ऐसा काम ना करें जो हमको अपनी माँ से छिपाना पड़े। ये मेरे जीवन जीने का सिद्धांत है, और इस कारण से मेरे परिवार का, मेरे घर वालों का मेरे ऊपर प्रगाढ़ विश्वास रहा है, हमेशा से बहुत विश्वास रहा है। कोई माँ बाप अपने बच्चे पे इतना भरोसा, इतना विश्वास नहीं करता जितना मेरे ऊपर किया गया, और हम उस विश्वास पे खरे उतरे, हम इसकी पूरी कोशिश किए। तो जब जब हम कठिन से कठिन, कठोर से कठोर फैसला लिए, जो लेने की हिम्मत किसी में नहीं होती, वो हम, मेरे अंदर हिम्मत इसलिए थी क्योंकि मेरे घर वाले मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, और उस भरोसे को ही कायम रखने की कोशिश में हम आगे बढ़ते चले गए, काम आगे चलता चला गया। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कठिनाई हमको नहीं हुई। और बाकी जो बाहर का समाज होता है, दुनिया जहान होता है, कौन क्या कहेगा, कौन क्या करेगा, उसकी हम चिंता नहीं करते, उसकी हम परवाह नहीं करते, उसका हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं होता। तो माँ, पिताजी, शुभचिंतक, हमारे अपने लोग साथ हैं। जब साथ हैं तो फिर क्या चिंता करें। सर, किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं क्या? नहीं, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। मेरा मानना है कि ज़्यादातर राजनीतिक पार्टी जो है इस देश में, वो गिरोह की तरह काम करती है। राजनीतिक पार्टी में स्वतंत्र मन, स्वतंत्र चेतना वाले लोग जो हैं, उनके लिए कोई स्कोप नहीं है। अब भाई, ये पावर सिस्टम का हिस्सा बनना है, इसीलिए लोग पार्टी ज्वाइन करते हैं, किसी नेता के आगे पीछे घूमते हैं, सोचते हैं कि ये पावर में आएगा तो हमको भी थोड़ा पावर मिल जाएगा। ठीक है, वो भी एक तरीका है लोगों की सेवा करने का, लेकिन पार्टियां आमतौर पे मूल रूप से गिरोह की तरह काम करती हैं। जो टॉप में तय हो गया, बाकी लोगों को दिमाग नहीं लगाना है, सब पोस्ट लाइन पे चलना है। तो हम बागी नेचर के हैं हम, और यूथ आमतौर पे बागी नेचर का ही होता है। आपको जितने यूथ सुन रहे होंगे उनको भी समझना चाहिए कि आप सही गलत की जो परिभाषा है, उसका आधार जो क्या है, किस आधार पे आप किसी चीज़ को सही गलत मानते हैं, वो नैतिकता हो। अगर नैतिक बल के आधार पे सही गलत को परिभाषित करेंगे तो फिर आप बहुत कुछ सकारात्मक कर सकेंगे। नहीं करना है तो फिर पार्टियों में बहुत कुछ को सही को गलत और गलत को सही बोलना पड़ता है। लोग बोलते हैं, पार्टी में रहते हैं, सोचते हैं पार्टी में है तो चलो कुछ ताकत बनी हुई है, कुछ संगठन है। ठीक है, अपना अपना तरीका है काम करने का, लेकिन हम जब कोई भी बड़ी मुहिम चलाते हैं, आंदोलन होता है, तो हमको बहुत सारे पार्टी के लोगों का भी साथ मिलता है, मतलब पार्टी से जुड़े लोगों का, पार्टी का नहीं। पार्टी का साथ तो हम नहीं लेते हैं, लेकिन बहुत लोग हैं समाज में, अच्छे लोग भी हैं जो अलग अलग पार्टी में जुड़े हुए हैं हर जगह। तो ऐसे लोगों को समझ में आता है कि अनुपम जो कर रहा है ये तो असली काम है, इसी में तो शामिल होना चाहिए। तो लोग पार्टी में होने के बाद भी जो है सो शामिल होते हैं। आप देखिएगा भी, जब हमारा कार्यक्रम होगा गांधी मैदान में, उसमें भी बहुत सारे, उस सभा में, उस भीड़ में कई ऐसे लोग होंगे जो पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन होंगे तो वो पहले तो नागरिक हैं, पहले तो देश के हैं, समाज के हैं, उसके बाद किसी पार्टी के हैं। तो ऐसी सोच जिनकी है वो हमारा साथ देते हैं। जिनको लेकिन समाज की चिंता और देश की चिंता से पहले पार्टी की चिंता है, वो दूर ही रहते हैं। सर, मैंने जो अभी तक आपका कुछ वीडियो पुराना देखा, मैंने देखा कि आपने जो भी सवाल सरकार से किया, जो भी मांगे की, तो आपका सोच है कि जो पॉसिबल मांग है मैं वही करूं। तो आपका यहाँ पे जो कोसी महापंचायत है, उसमें आपका मांग है कि कोसी में बढ़ता नशा सबसे पहला एक मुद्दा है। तो क्या आपके पास कोई ऐसा रोड मैप है या कोई ऐसा विचार है जिससे आप कोसी में बढ़ते नशा को कंट्रोल कर पाएंगे या रोक पाएंगे? देखिए, कानूनी और संस्थागत बात, काम क्या क्या किया जा सकता है, वो तो सबको पता है।
और वो पहले से ही कई कानून हैं और कई प्रावधान हैं। समस्या है कि उसको ईमानदारी से लागू किया जाता है कि नहीं किया जाता है। ऐसा थोड़ी ना है कि ये सब इस समस्या के बारे में किसी को पता ही नहीं था, आज तक कोई सोचा ही नहीं और इसको लेकर कोई ऐसा कदम ही नहीं उठा जिससे इस पे सुधार। सब चीज़ है, लेकिन सिस्टम में जवाबदेही तब बनती है जब समाज जागृत रहता है। समाज जागृत नहीं रहेगा तो व्यवस्था जो है वो सड़ जाती है। तो अभी व्यवस्था सड़ गई है और वो सिर्फ पार्टी के बदलने से और नेता के बदलने से व्यवस्था जो है वो रिवाइव नहीं हो सकती है। तो जो रोड मैप है वो है आंदोलन। समाज आंदोलित होगा, जागृत होगा, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करेगा, तो जो कुछ भी होने की ज़रूरत है वो सब कुछ होने लग जाएगा। और अगर समाज की जागृति ही नहीं रहेगी तो आप एक और कानून बना दीजिए, एक नशा विरोधी कानून बना दीजिए। आपका क्या डिमांड है? हम कहेंगे एक कानून बनाइए जिसमें नशा विरोधी कानून हो, जिसमें जो है सो ये चीज़ को भी नशे की कैटेगरी में रखा जाए और वो बेचने वालों को नॉन अवेलेबल ये हो। इस तरह की बातें हम कर सकते हैं, इससे सुधार नहीं होता है। हम समाज को भी समझते हैं, कानून भी समझते हैं, सरकार भी समझते हैं, संविधान भी समझते हैं, सब कुछ समझते हैं। उसके आधार पर हम कह रहे हैं कि असल व्यवस्था परिवर्तन, असल सुधार समाज का जो होता है वो समाज की जागृति से होता है। समाज के साथ मिलजुल कर, एकजुट होकर अपने सही मुद्दों पर बोलने से होता है। ये जब होगा तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा। तो स्टेप 1 तो ये है कि ये आंदोलन खड़ा हो, और उसके बाद हम अभी 2 अक्टूबर को करेंगे ना, सब बात हम अभी थोड़ी कर देंगे। हम 2 अक्टूबर को आपको बताएंगे कि आगे की योजना क्या है। उस आंदोलन में आगे के समाधान का भी राह निकलेगा कि पंच अभिशाप पे क्या क्या समाधान है, वो सब भी हम बताएंगे। तो सब स्टेप बाय स्टेप होगा। सर, कोसी के क्षेत्र में बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे? तो वही हम कह रहे हैं कि सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप होगा। पंच अभिशाप है ना, इस पंच अभिशाप का क्या समाधान है वो भी, उस पर हम चर्चा तब करेंगे जब पहले इस पर चर्चा हो जाए कि ये पंच अभिशाप है। पहले कोसी के क्षेत्र कोसी के लोग ये मान ले कि ये 5 अभिशाप हमारी समस्या है, ये हमारे लिए अभिशाप है। उसके बाद उसके अगले स्टेप की चर्चा होगी। हम उसका खिचड़ी नहीं बनाना चाहते हैं कि अभी हम समाधान बता दें, हम फिर ये कर दें। हम समझ रहे हैं ना, हम बहुत तरीके से स्टेप बाय स्टेप रणनीतिक ढंग से चलते हैं। हमारे काम करने का ये तरीका है। अभी समाज को इस बात को लेकर तैयार करना है कि ये 5 मुद्दे हैं जिसको हम पंच अभिशाप कह रहे हैं, ये हमारे आपके परिवार के हर नागरिक के जीवन को सीधे तौर पे प्रभावित कर रहे हैं। इस बात पे आम सहमति बनानी है, इसके लिए महापंचायत होगी। आम सहमति बन जाएगी, महापंचायत हो जाएगा, उसके बाद की जो योजना है उसमें समाधान भी आएगा। सर, आप कहते हैं कि डाइवर्सिटी, देश का जो डाइवर्सिटी है, जो जोड़ने का माध्यम होना था, तो उसको डिफरेंस का माध्यम बना दिया गया। तो ये डिफरेंस का माध्यम किसने बनाया? जिनको सत्ता चाहिए, जिनको कुर्सी चाहिए, जिनको लगता है कि लोगों की में जो विविधता है उसका गलत ढंग से इस्तेमाल करके, उनकी आइडेंटिटी का गलत ढंग से इस्तेमाल करके उनको सत्ता मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है, वो करते हैं। और कौन करेगा? जिनको लगता है कि जाति के नाम पे दिन रात विभाजन करने से उनको कुर्सी मिल जाएगी, वो उस जाति का जो है इस्तेमाल करते हैं अपनी सत्ता के लिए। जिनको लगता है धर्म का नाम लेने से सत्ता मिल जाएगी, धर्म का नाम ले रहे हैं इस्तेमाल करने से। जिनको लगता है भाषा के नाम पे करना है, वो भाषा के नाम पे भी कर लेते हैं। जिनको लगता है क्षेत्र के नाम पे करना है, ये सब तो शॉर्टकट है पॉलिटिक्स का। जिनके पास अपना कोई विचार नहीं होता है, जिनके पास सोचने समझने की काबिलियत नहीं होती है, जिनके पास विजन नहीं होता, उनके लिए सबसे आसान होता है कि हम अगर फलाने जात के हैं तो हम फलाने जात की जितनी समस्याएं हैं उसी के लिए घूमते रहें खाली, और हम उस जात के नेता हो जाए। ये तुरंत हो जाता है। ये सबसे आसान काम है हमारे देश में पॉलिटिक्स करने का। कि एक गाड़ी लीजिए, गाड़ी में बैठिए और ढूंढते रहिए कि किसी एक जात के साथ कहाँ कहाँ क्या क्या अन्याय हुआ, और घूमते रहिए, उस जात के नेता बन जाइए, और उसके बाद आप नेगोशिएट करिए। अच्छा, आपको उस जात का भी कल्याण नहीं करना है, आप फिर पावर में कुर्सी पर रहने के लिए ऐसे लोगों के साथ भी चले जाएंगे जिन लोगों ने उस जात का भी नुकसान किया होगा। तो कोई दीन ईमान विचार जिनका नहीं होता है वो ये सब काम करते हैं। जिनको सत्ता चाहिए, सत्ता की भूख है लेकिन विचार नहीं है, वो डाइवर्सिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं। आपने मोदी जी के खिलाफ 2-3 बड़े शब्द दिए जो पूरे देश में प्रचलित हुआ, यहाँ तक कि बिहार के विधान परिषद में भी उसका चर्चा आया, मोदानी और एक मोदियाबिंद। तो इसके बारे में थोड़ा सा बोलिए। नहीं, ठीक कह रहे हैं, ये तो हमारा ही दिया हुआ शब्द है ये दोनों। देखिए, मोदानी तो हम कहते हैं कि ये देखिए देश आज जिस नीति पे चल रहा है, और उसमें मोदी जी, अंबानी और अडानी जैसे लोग
जहाँ जहाँ पे भी फायदा है उन सबका निजीकरण हो रहा है, जहाँ जहाँ नुकसान है उन सबका राष्ट्रीयकरण हो रहा है। इसकी लंबी लंबी लिस्ट है। हमारा कोई भी भाषण आप सुनिएगा तो आपको पूरी लिस्ट भी मिल जाएगी। ये है कि जहाँ जहाँ नुकसान होगा, जिन यस बैंक डूब गया, नुकसान हुआ, उसमें एसबीआई का पैसा लग गया। एसबीआई का पैसा किसका पैसा है? आपका, हमारा पैसा है। केजी बेसिन डूब गया, उसमें ओएनजीसी का पैसा लग गया। ओएनजीसी किसका है? पब्लिक सेक्टर है, हमारा, आपका है। जहाँ जहाँ नुकसान होगा वहाँ वहाँ राष्ट्रीयकरण होगा, और जहाँ जहाँ फायदा है, बैंकों में फायदा है, कोयले में फायदा है, बंदरगाह पे फायदा है, एयरपोर्ट पे फायदा है, टेलीकॉम में फायदा है, जहाँ जहाँ फायदा है उसका निजीकरण होगा। निजीकरण भी होगा तो बस 2-3 लोगों के हाथ में होगा। कोई ये भी नहीं कि सारे पूंजीपति खुश हैं, 2-3 लोग खुश हैं। तो ये मोडानीकरण की नीति है जिसके आधार पर ये देश चल रहा है। ये हमने कहा था। ये विपक्ष की पार्टियों को ये लाइन सूट करता है तो वो इस्तेमाल करने लग जाते हैं, इसीलिए विधान परिषद में लोग मेरा नाम लेने लग गए। जहाँ पे दूसरी पार्टी को सूट करता है वहाँ दूसरे नाम लेने लग जाते हैं। हम तो देखिए स्वतंत्र हैं, हम तो किसी की भी खामी के खिलाफ बोलते हैं। अब देश में केंद्र सरकार जिनकी है, प्रधानमंत्री जो है, तो हम केंद्र की बात होगी तो उन्हीं के बारे में बोलना पड़ेगा। बिहार में जिनकी सरकार है, बिहार की बात होगी, उन्हीं के बारे में बोलना पड़ेगा। अब राजनीतिक करने वाले लोगों को जो सूट करता है वो उसका इस्तेमाल करते हैं, वो जगह जगह बोलते हैं। 17 सितंबर 2022 को आपने दिया था एक दिवस का नाम जुमला दिवस। फिर 17 सितंबर 2023 को आपने उस दिवस का नाम दिया बेरोजगार दिवस। तो कुछ ज्यादा नहीं लग रहा कि आप कुछ ज्यादा मोदी के ये पे ज्यादा नहीं तो किस पे करें? आप प्रधानमंत्री बन जाइए देश के, आप क्या करेंगे? अरे देश में बेरोजगारी है, ठीक है ना, और सरकार बनी इस वादे के साथ कि बनेगी सरकार तो 2-2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, और सरकार बनने के बाद 45 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया। तो किसको कहेंगे? खोजने जाए अपने गांव में किसी को कि तू किया ना कर ला। अरे प्रधानमंत्री कितना सारा है देश में, बताइए? एक ही ना। क्या है उनका नाम? मोदी, नरेंद्र मोदी जी उनका नाम है। तो देश में बेरोजगारी की बात होगी, वो कुछ वादा करके आए, वो पूरा नहीं हुआ तो हम सवाल करेंगे ना कि मेरा दिमाग जाम हो गया है, कि मैं देखने की क्षमता खत्म हो गई। उसी को मोदी अरविंद कहते हैं कि दिखाई ही नहीं देता है, दिखाई कुछ और देने लग गया है। समझ गए ना? तो उसी तरह भाई जिसकी जो खामी होगी उसको उजागर करेंगे, सबकी खामी उजागर करेंगे। और नरेंद्र मोदी क्या है? देवता है कि चुप रहेंगे हम? कोई नहीं है भाई। नेता है, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। पब्लिक ये भूल जाती है, इसीलिए पब्लिक भुगतती है। नेताओं का जवाबदेही तय किया जाता है, नेताओं का जय जयकार नहीं किया जाता है। नेता और देवता में फर्क होता है। नेता को देवता बना लेंगे तो जनता खत्म हो जाएगी। तो हम नेता को नेता समझते हैं, प्रधानमंत्री का अपना काम है, कुछ वादा किया उन्होंने, हम तो सीधा बात कह रहे हैं ना, अरे आपका प्रॉमिस था उसको आप पूरा नहीं किए, तो किसको हम बोलने जाए? इमरान खान को बोले कि 2 करोड़ का वादा था, किम जोंग को बोले, किसको बोले? तो क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी एक सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने राहुल गांधी पे अटैक किया कि उनकी गंभीरता को लेकर, आपने तुरंत उनको काउंटर अटैक किया। तो राहुल गांधी पे जब वार हुआ तो आपने उसको तुरंत काउंटर अटैक किया, तो इस चीज को किसने किया? ब्रजभूषण शरण सिंह। वो क्या है? वो एमपी हैं। उनके ऊपर कोई आरोप लगा था? हाँ, आरोप लगा था। उन महिला खिलाड़ियों से जुड़ा हुआ आरोप था, यौन शोषण का आरोप है ना। उन्होंने क्या कहा था राहुल गांधी को? राहुल गांधी को गंभीरता को लेकर नहीं, सिर्फ गंभीरता को नहीं, उन्होंने कहा था ना कुछ, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में गंभीरता की कमी है, वो गंभीर नहीं है। हाँ, नहीं, वो जो है सो गले मिलते हैं महिलाओं से, ऐसा कुछ कहा था ना, इसीलिए गंभीरता की कमी क्यों नहीं है वो उन्होंने कहा था ना। अरे भाई, एक मान लीजिए समाज में कोई अपराधी रहेगा, अगर कोई नशा बेचता है, ठीक है ना, और वो आरोप लगाएगा किसी दूसरे पे कि ये जो है सो बहुत बेकार आदमी है, ये जो है सो समाज में जो है सो नशा फैला दिया है, तो उसमें नहीं बोलेगा आदमी। उसके ऊपर यौन शोषण का आरोप है तो कह रहे हैं कि गंभीर नहीं है, ये तो सिर्फ गले लगते हैं, तो गंभीर होने के लिए यौन शोषण करे क्या? अच्छा, 3 ऐसे कारण जिसके कारण आप राहुल गांधी के विरोधी हो सकते हैं, या राहुल गांधी को जितना मौका मिला है इस देश में खुद को साबित करने का, उतना किसी को नहीं मिला।
इससे बड़ा कोई स्टेटमेंट होता है? क्योंकि वो एक परिवार से है। इस देश में किसी भी आम परिवार से आने वाले लोग को किसी भी आंदोलन से आए, कहीं से भी आए, उनको खुद को साबित करने का इतना मौका नहीं मिल सकता जितना राहुल गांधी को मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक परिवार से। परिवारवाद एक बहुत गंभीर संकट है इस देश में। दिक्कत ये है कि पब्लिक जो है, आम लोग जो है, आप जैसे लोग जो हैं, जितने लोग हैं, वो इतना ज़्यादा खेमे में बट गए हैं। हमको मोदी अच्छा लगता है, हमको मोदी खराब लगता है, हमको राहुल गांधी अच्छा लगता है, हमको राहुल गांधी खराब लगता है, कि एक की बात होगी तो आपको लगेगा कि दूसरे के साथ हैं हम, दूसरे की बात होगी तो आपको लगेगा ये है। बिहार में हम कह रहे हैं पंच अभिशाप मिटाना है, तो लगता है कुछ आरजेडी वालों को, जेडीयू वालों को भी हम तो बीजेपी के हिसाब से कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। और हम वहाँ कह देंगे रोजगार, देश में बेरोजगारी है, तो फिर आप कहेंगे कि हम तो कांग्रेस के हिसाब से कर रहे हैं। तो समस्या तो भाई आप में है ना, समस्या मेरे में नहीं है। हम तो निडर होके और बिल्कुल सही लाइन लेकर हमेशा बोल रहे हैं। आप सोचिए कि आप कहाँ पे खड़े हैं, आप मतलब जो लोग इस तरह से देख रहे हैं इस नज़र से, तो कई खामियां हैं नेताओं में, इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या हो सकता है? तीन खामी बता दीजिए सर। तो सरकार में है कि खामी बताए, खामी हम क्या बताएं उनके आप बोलेंगे कि आप जो है सो आप हमारे गांव में जो हार गया चुनाव उसका आप खामी, अरे जो पावर में रहेगा उसका ना खामी होगा। अच्छा, हमको पावर दीजिएगा तब ना आप बताइएगा कि हम खामी किए हैं, उसका हम क्या खामी गिना, क्यों चर्चा करें हम उसके ऊपर? आप क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्यों गंभीरता से ले रहे हैं? अरे जिसको सरकार, नीतीश कुमार पे चर्चा करिए, योगी आदित्यनाथ पे चर्चा करिए, अशोक गहलोत पे चर्चा करिए, जिसको सत्ता मिली, जिसको जब काम दिया गया उसके बारे में ना बात करेंगे। जिन राज्यों में उनकी सरकार है, कांग्रेस की, हाँ तो ये बात करिए ना, ये बात करिए। कांग्रेस के जहाँ समर्थन की सरकार है वहाँ पे भी स्थिति खराब है। आप थोड़ा सा रिसर्च करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हमारी युवा हल्ला बोल की टीम सबसे मजबूती से राजस्थान में लड़ती है। हम दिन रात यही सर्टिफिकेट देते फिर है क्या कि हम किसके प्रति सॉफ्ट हैं, किसके प्रति हार्ड हैं? हम सबके प्रति हार्ड हैं। उन लोगों के प्रति भी हार्ड है जिसको आज के समय में भी ये दिमाग में कूड़ा भर गया है कि ये साइड लो या वो साइड लो, या ऐसे करो वैसे करो, सही गलत का पैमाना जिनको जो है यही दिखता है, हम उनके प्रति भी हार्ड है, सिर्फ पार्टियों के प्रति नहीं। किसी पार्टी, किसी सरकार की गलत नीति को हम नहीं बख्शते हैं, लेकिन है कि अब जिनका अपना दिमाग जाम है उनको एक ही हिस्सा दिखता है, उनको खाली अपना ही भर दिखेगा। यहाँ मोदी जी का बात कर दिया, बाप रे बाप, देखिए यहाँ पे कांग्रेस का सरकार का बात कर दिया राजस्थान में, देखो तो ये तो बीजेपी का आदमी है। यहाँ बिहार में क्यों इसको आंदोलन करना है तो बीजेपी का है, केंद्र में कर रहे हैं तो कांग्रेस का है। तो भाई समस्या तो आपके साथ है ना, समस्या मेरे साथ थोड़ी ना है। कोई तीन ऐसा काम जो मोदी जी का आपको अच्छा लगता है? ऐसा कोई काम उनका हमको अच्छा नहीं लगता। इतने 9 साल 10 साल हो गए क्या वो, अरे आप दिन रात झूठ बोलेंगे तो आप क्यों करना तीन काम भी सुनिए नहीं ना, आपको मेरी समझ बात में। सुनिए ना, हम कह रहे हैं आप मान लीजिए भर दिन झूठ बोले और फिर हमसे पूछिए कि मेरा एक तो सच बताइए, हम बोले हम थोड़ी जिम्मेदार हैं कि आपको हम सच ढूंढ के लाएं। किए होंगे कुछ अच्छा काम, हम बैठ के उनका अच्छा काम खराब काम गिनाने के लिए है। आप बात कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, अपने एजेंडा पे हम बात करते हैं। मोदी जी का 3 काम गिना दीजिए, राहुल गांधी का 4 काम गिना दीजिए, इसमें हमको रुचि रहता तो वही काम न करते रहते, हम किसी पार्टी में होते ना, हम इस समाज के लिए आंदोलन खड़ा कर रहे होते क्या? हम कह रहे हैं किसी दल से हमको मतलब नहीं है, दलों से स्वतंत्र होकर हम समाज के मुद्दे पर कुछ खड़ा कर रहे हैं। आप उलझे हुए हैं, मोदी जी का 3 ठो बता दीजिए, राहुल गांधी का 3 ठो बता दीजिए, क्यों बताए? आपको राहुल गांधी का 3 ठो चाहिए, जाके पूछ लीजिए बीजेपी वाले से। अब मोदी का चाहिए तो पूछ लीजिए कांग्रेस वाले। ऐसा होता तो उनसे जाके पूछ लेते हैं सर, आपसे पूछने का मतलब? हमसे पूछने का मतलब यह है कि हमारे एजेंडे पे बात करिए, हम अपने एजेंडे पे बात करते हैं। हम उन लोगों के एजेंडे पे अगर करना होता तो यही देश में चल रहा है तरह तरह का खेल आजकल, उसमें छाए रहते, समर्थन करिए चाहे विरोध करिए, उसी में लगे रहिए, गुत्थम गुत्थी में सब लगा हुआ है ना, हम नहीं लगे हुए। अच्छा सर, आदर्श किसको मानते हैं? किस तरह का आदर्श? होता है ना कि हम उनसे प्रेरित हैं। हमको लगता है अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग तरह के आदर्श होते हैं। पूरे जीवन का आदर्श कोई एक नहीं बन सकता है। हमको लगता है जैसे कि विचारों की स्पष्टता के मामले में स्वामी विवेकानंद को हम आदर्श मानते हैं।
आंदोलन की समझ के मामले में हम महात्मा गांधी को आदर्श मानते हैं। जीवन जीने के तरीके और व्यवहार के मामले में हम गौतम बुद्ध को आदर्श मानते हैं। जो अभी जिंदा है। हाँ जी सर बोलिए। जिंदा लोगों को क्यों आदर्श मानते मैं एक भी कोई ऐसा आदर्श? हमारे माँ पिताजी आदर्श हैं। माँ पिताजी आदर्श और कौन आदर्श रहेगा? ये जो है ना, लोगों को हीरो बनाना, देवता बनाना, आदर्श बनाना, ये सब काम हम और हमारे साथी नहीं करते हैं। अच्छा सर, इससे पहले आपने हमेशा बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों को अपनी बात कहा है। मैंने हमेशा देखा है, आज तक हो, एबीपी न्यूज हो, इंडिया टीवी हो, ओटीटी का बड़ा प्लेटफॉर्म दी लल्लन टॉप हो, लेकिन अभी आपने मेरे जैसे छोटे लोगों को समय दिया। आपको हमसे बात करके कैसा लगा? नहीं, अच्छा लगा। बातचीत होते रहना चाहिए, संवाद करके अच्छा लगता है। मेरा बस एक ही चीज़ कहना है कि हम अपनी ऊर्जा इस समय जो है इसमें नहीं खपाना चाहते हैं आरोप प्रत्यारोप में। आपकी बातचीत में हमको उम्मीद है आप ऐसे हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं उसको लेकर तो कर ही रहे हैं, बातचीत लोगों से दिखा रहे हैं उस बात को, उस पर ध्यान दीजिए। समाज के मुद्दों पर ध्यान दीजिए। मोदी राहुल गांधी पर ध्यान मत दीजिए। समाज पे ध्यान देंगे, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। ध्यान वहाँ रहेगा मोदी राहुल गांधी पे, समाज गर्त में चला जाएगा। सर, हमारे क्षेत्र में ऐसा है कि जब आप कहीं जमा होते हैं ना, तो हर जगह ठंडा का मतलब कोका कोला ही समझा जाता है। यानी कि अगर आप आंदोलन कर रहे हैं, 5 आदमी जमा हो रहे हैं, तो वहाँ का मतलब है कि आप नेतागिरी कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो फिर आदमी के मन में कॉन्सेप्ट जाना चाहिए ना कि आपकी विचारधारा कुछ अलग है, राहुल गांधी से अलग है, मोदी से अलग है, आपकी विचारधारा कुछ डिफरेंट है। उस पर पूछिए, आप विषय पूछिए कि आपकी किसी भी मुद्दे पर समाज को लेकर हो, न्यायपालिका कैसा होना चाहिए, विचारधारा उसे ना समझ में आएगा। मोदी का 3 अच्छा गिना दीजिए, उससे विचारधारा नहीं, मैंने तो पूछा पहले आपको। राहुल गांधी का 3 गिना दीजिए, उससे समझ में, इससे विचारधारा नहीं समझ में आएगा। इससे जो है सो ये खराब है, ये अच्छा है, हमको उसमें आनंद नहीं आता है, समझ लो। जिस दिन जो चीज़ लगेगा गलत हम बोल देंगे। हम खुद को रोकते थोड़े हैं, बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, लेकिन बेमतलब का बैठ के दिन रात बात नहीं करते हम नेताओं पे और पार्टियों पे, सरकार पे। आप जाके देखिए इस आंदोलन में जितनी हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कहीं पे कोई पार्टी नेता का किसी तरह का जिक्र नहीं। कुछ गलत होगा किसी दिन, कहीं कुछ कोई करेगा तो उस पर हम बोल देंगे, फिर जो गलत हो। बैठ के हम चर्चा आपके साथ समय दे रहे हैं तो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हमको मोदी राहुल गांधी पे चर्चा करना है। हम अपना काम कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। ये असली काम है, इसकी ज़रूरत है आज देश में, उस काम को किया जा रहा है। इस काम को लेकर आप उनसे पूछिए, वो क्या कर रहे हैं वो हमसे मत पूछिए, ठीक है ना। हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को क्या कहना चाहिए? नहीं, सबसे अपील करना चाहेंगे हम कि ये बहुत ही नेक और ऐतिहासिक काम हो रहा है कोसी क्षेत्र में, और जो पंच अभिशाप को मिटाने के लिए, एक नया कोसी बनाने के लिए जो आंदोलन है, उसमें समाज के हर वर्ग को हिस्सा लेना चाहिए। जाति धर्म पार्टी से ऊपर उठ के हिस्सा लेना चाहिए। ये किसी राजनीतिक दल का किसी तरह का कार्यक्रम नहीं है, और इसमें अगर हम सब मिलजुल कर अगर पार्टिसिपेट करेंगे, इस आंदोलन को जड़ जड़ तक, घर घर तक पहुंचा देंगे अगर, तो हमारे बच्चों का बेहतर भविष्य बनेगा, हमारा समाज सशक्त होगा, राष्ट्र निर्माण इसी तरीके से होगा। अगर हम ये काम नहीं करेंगे फिर वही करते रहेंगे जो आप अभी कह रहे थे, आरोप प्रत्यारोप, राहुल गांधी ऐसा है, मोदी वैसा है, नीतीश कुमार ऐसा है, लालू यादव वैसा है, ये कोई काम नहीं है। ज़्यादातर लोग इसी काम में लगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमें समय दिया। तो ये थे युवा हल्ला बोल के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनुपम जी। अनुपम जी को इससे पहले आपने एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़, इंडिया टीवी जैसे बड़े चैनलों, ओटीटी के बड़े प्लेटफॉर्म दी लल्लन टॉप के ऊपर सुना होगा, लेकिन आज हम जैसे छोटे लोगों को भी अनुपम जी के साथ बातचीत करने का मौका मिला, और अनुपम जी ने हमें अपना बहुमूल्य बेशकीमती समय दिया। इसके लिए मैं अनुपम जी का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथ ही आप लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहता हूँ कि अगर आप कोसी के वासी हैं और कोसी महापंचायत के मुद्दों को लेकर के सहमत हैं, तो 2 अक्टूबर को गांधी मैदान सुपौल में सुबह के 9 बजे जरूर पधारें। एक और आप अपील करना चाहता हूं आप लोगों से कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हमें दें। कोई सलाह, कोई मशवरा भी देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।